तो गाइज अब लोग जेई मेन 2025 के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे उनको डिस्कस करते हैं। एंड अगेन एज यूजुअल इन अ यूनिक मैनर वेयर आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस फॉर द फर्स्ट टाइम, ताकि आपको पता चल सके कि एक ऑल इंडिया रैंक 15 इंसान इन पेपर इन क्वेश्चंस को पेपर के दौरान किस तरीके से अटेम्प्ट करता है। तो सबसे पहली जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ 200 टन सोलेनॉइड of radius 10 centimeter is itna. If the solenoid carries a current itna, then the length of the solenoid is कितना। तो लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड जानने की बात कर रहे हैं। ओके तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो मैं तो सिंपल सी बात ही कहूँगा कि म्यू नॉट एन आई आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। कुछ लोग कहेंगे कि ये लॉन्ग सोलोनॉइड नहीं है, बट उसके अलावा कोई और तरीका है नहीं इस प्रश्न को सॉल्व करने का। म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास हो गई 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। कुछ ज़्यादा तो कहानी है नहीं। इंटू एन की वैल्यू हमें बताएगी 200 बाई लेंथ, जो मुझे समझ आ रहा है, प्लस इंटू आई। आई जो करंट है हमारा उसकी वैल्यू हमारे को दे रखी है। हाँ दे रखी है 0.29। 0.29 दे रखी है करंट की वैल्यू। एंड यहाँ से आपसे लेंथ पूछ रहे हैं कि लेंथ कितनी होगी, और बी की वैल्यू दे रखी है ये 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला है। तो अगर ये लेंथ आपसे पूछेंगे तो अब आप क्या करोगे। ठीक है, यहाँ पे लेंथ अगर आपसे पूछेंगे तो ये 10⁻2.9 अपॉन 10⁻⁴ है, तो ये 10 हो गया, इधर 0.29 से कैंसिल हो गए, ये 10⁻³ हो गया। ये कैलकुलेशन में यहाँ पे पंगा होता है बहुत बार, 10⁻⁴ हो गया। तो लेंथ की जो वैल्यू हो गई वो 10⁻² हो गया, और सेंटीमीटर में पूछा है तो दैट इज ओके। तो लेंथ की जो वैल्यू हो गई 4 पाई 8 पाई इंटू 10⁻² मीटर आ गया, विच इज़ यहाँ पे ये 8 आ जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन इज ओवर। अगेन आई थिंक वी फॉरगॉटन टू स्टार्ट द टाइमर। एक बार टाइमर स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको पता रहेगा कितनी देर में हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। तो हाँ गाइस, आई हैव स्टार्टेड द टाइमर नाउ। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन में तो 10 20 30 सेकंड ही लगे, 1 मिनट लगा मेरे भी। अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर एग्जिस्ट इन अ स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस 1/√2 मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द स्क्वायर रूट विल बी दिस। तो यार बेसिकली एक स्क्वायर लूप है हमारे पास, उसमें कुछ करंट है। ठीक है, अगर उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो वो बेसिकली हो जाएगी 4 टाइम्स इंडिविजुअल वायर की वजह से कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई सॉरी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, और जो आर है वो a/2 है, साइड लेंथ बाई 2, इंटू 2 टाइम्स cos 45 डिग्रीज डिवाइड बाई 2। कुछ इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को याद रखते हैं। cos 45 sin 45 जैसे भी याद रखते हो सेम ही बात आने वाली है। ठीक है, a/2 और ये भी कैंसिल हो गया। 4 इंटू म्यू नॉट जो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। करंट की वैल्यू जो है वो है 5 एम्पियर, इंटू ए की वैल्यू जो है 1/√2 है, और cos 45 डिग्री भी 1/√2 आएगा, जो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम नोटिस करेंगे तो हमें ये बात पता चल जाएगी कि दिस वुड बी 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 4 80, 8 इंटू 10⁻⁻⁶ टेस्ला। तो पी की वैल्यू 8 आ गई है इस प्रश्न के अंदर। ऑप्शन 1 में भी 8 आया, ऑप्शन 2 में भी 8 आया, बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। फिर हम देख रहे हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद रेडियस ए carries a steady current I. Okay, the current I is uniformly distributed across the cross section. The plot of magnitude of magnetic field with distance r from the center of the wire is this. कैसे होगा, वायर के सेंटर से अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो हमें पता है कि ये इंक्रीज करता है, फिर 1/r का ग्राफ है। एक सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर में तो मुझे डायरेक्टली पता है, अगर कुछ लोग इसका फॉर्मूला भी लिखना चाहेंगे तो वो लिख लेंगे, तो कोई बात तो है नहीं, ये तो डायरेक्टली हमारे को दिख जाना चाहिए। An infinite wire has a circular bend of radius a, carries a current I as shown in the figure. The magnitude of magnetic field at the origin of the arc is how much? अगर ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो देखो आर्क, सर्कुलर आर्क की वजह से कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स द रेडियस। ठीक है, ये होती है पूरे सर्कल में, और ये 3/4 टाइम्स दिस हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं देखता हूँ तो आप 3 पाई बाई 2 अपॉन 2 पाई भी कर सकते हो, कोई सिंपल सी कहानी है।
प्लस में ही, क्योंकि वो सेम ही डायरेक्शन में आएगी दूसरी की वजह से भी फील्ड। इस वाली वायर की वजह से जीरो हो जाएगी फील्ड, और इस वाली वायर की वजह से देखेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए इंटू अगेन वही कॉस, और वही बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो एक एंगल 90 है, एक एंगल 0 वाली कहानी आ जाएगी 1/2, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए आ जाएगा। और म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस इसमें क्या है 4 और 3 पाई/2, कुछ इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ। तो 3 पाई/2 प्लस 1 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ये मुझे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नज़र आ जा रहा है। तो चौथा क्वेश्चन भी खत्म हो गया हमारा। टोटल अगर मैं दोनों पेपर मिला के इस चैप्टर से क्वेश्चन देखूँ 23 क्वेश्चन है, विच इज सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन कंसिडरिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है और उससे भी इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसका मतलब इस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए हमें। कंसिडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए कैरिंग अ स्टेडी करंट आई। The current is uniformly distributed cross section. Distance from the surface the magnetic field inside the wire outside is half of the maximum possible value of the magnetic field. The distance from the center of wire's cross section. तो ये देखो जो ऑन दी सरफेस जो है ना मैक्सिमम पॉसिबल जो है ना वो सरफेस वाली होती है, विच इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। अब वो कह रहे हैं दिस इज इक्वल टू, अंदर कितनी फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर होती है। ठीक है, ये जो है इस वाली वैल्यू की आधी है। तो अगर ये इसकी वाली वैल्यू की आधी है वैल्यू, तो फिर आप सिंपल सी कहानी यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू जब देखेंगे तो वो r/2 आ जाएगी। सिमिलरली जब बाहर वाले पॉइंट पे इसे इक्वेट करेंगे तो बाहर वाले पॉइंट पे फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। इस तरीके से बाहर वाले पॉइंट पे फील्ड होगी। ठीक है, मतलब हाँ। तो अब इसको जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, आर डैश की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स कैपिटल आर। तो a/2 ऑप्शन है हमारे पास है, तो डन हो गया क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम थोड़ा लगाना होता है क्वेश्चन में, कोई जितना जल्दी में सॉल्व हो जाए उतना बढ़िया है। ऑप्शन मैच कर जाता है ऐसे क्वेश्चन में, तो लगता है सर आगे ठीक है। और मेरी बड़ी कॉमन आदत है पहले क्वेश्चन को गलत करने की, बट ठीक है, तो जो आ रहा है वो तो मार्क करना ही पड़ेगा, वो ऑप्शन नहीं है। एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूव्स इन अ सर्कल। If Bohr's quantization is applicable, then the radius of the electronic orbit of the first excited state is what? यार बोर्स क्वांटाइजेशन का मतलब है MBR जो है NH अपॉन 2 पाई है। NH बाई लिखता हूँ वैसे तो मैं, बट NH अपॉन 2 पाई लिख देता हूँ ऑप्शन में, ऐसे कुछ ही है। दूसरी बात जो है वो है MV अपॉन QB जो है वो रेडियस के बराबर होता था। अब ये पूछ रहे हैं रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट, फर्स्ट V को एलिमिनेट करना है। MV की वैल्यू को यहाँ पे डाल देते हैं, NH बाई और 2H बाई 2 पाई, MV की वैल्यू 2 पाई R, ये डाल दी हमने। ये MV की वैल्यू यहाँ से उठाई हमने, N की वैल्यू 2 डाली है मैंने, और उसके अलावा यहाँ पे डाल दी है, तो अपॉन QB एक और है इंटू R इज इक्वल टू R। तो ये R जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, रूट में आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, H/π/EB। ये ऑप्शन आ गया हमारा, इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आ गया। कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है? आई डोंट सी एनी मिस्टेक। देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को मैंने n इज इक्वल टू 2 डाला है। ये एक बात ऑब्वियस सी बात है कि शायद कुछ को कन्फ्यूजन होगा तो समझ जाएगा कि ठीक है बात। आगे चलते हैं हम लोग। प्रोटॉन इज मूविंग अनडिफ्लेक्टेड इन रीजन ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। क्रॉस मतलब क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके की होगी, तभी पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी चल सकता है, क्योंकि QE वाली जो वैल्यू है आपकी तब QVB को कैंसिल कर देगी, मतलब E जो है VB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो V हमें दे रखा है तो E/B का रेशियो पता है हमें इफेक्टिवली यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ करने का मतलब क्या है कि अब सिर्फ ये ऐसे कुछ जाएगा। इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो MV/QB जो है, जो MV/QB है दैट इज 2 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सिस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है एसेंशियली। तो मैं क्या करूंगा कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मुझे V पता है, M पता है, ये पता है, Q पता है, B मुझे यहाँ पे नहीं पता, तो B को इन दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेट कर दूंगा।
बी की वैल्यू को क्या डालना है, एम वी बाई क्यू ई अपॉन वी। तो एम वी स्क्वायर बाई क्यू ई इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इज 2 × 10⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालनी है, तो इसको 2 × 10⁻² को नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज ओके। अब मास कितना है, 1.6 × 10⁻27। वेलोसिटी का स्क्वायर 4 × 10⁻10 डिवाइड बाई क्यू, प्रोटॉन है तो 1.6 × 10⁻19 इंटू 2 × 10⁻², ऐसे कुछ। तो अगर मैं देखता हूँ 1.6 कैंसिल हो गया, 10⁻19 10⁻8 बचा, 10⁻2 10⁻4 हो गया, और ये 2 बचा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁻4 आ गया, विच इम्प्लाइज दैट कि ये जो जवाब है यहाँ पे 2 होना चाहिए लार्जली। आई बिलीव कोई मैंने ऑप्शन तो मिस नहीं किया ना, वी स्क्वायर ये वाला 2, इसका 1.6, ठीक है। लेकिन बहुत बार ये नंबर की गलती होने के चांस होते हैं, बट ठीक है, आई थिंक डन इज डन। 7 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 10 मिनट का समय लग गया है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। Given below are two statements, one is labeled as assertion, another is labeled as reason. Electron in a certain path of a uniform magnetic field is moving with constant velocity in a straight line path. Uniform magnetic move with constant velocity in a certain constant velocity से तभी जब चलता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वेलोसिटी होती है, खाली अगर मैग्नेटिक फील्ड है। The magnetic field is in that direction is the reason of velocity of electron in the light of the statement। तो बिल्कुल सही है बात, ए दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। Two long parallel wires X and Y separated by a distance of 6 centimeter carry currents 5 ampere and 4 ampere respectively in the opposite direction as shown. Magnitude of resultant magnetic fields at point P is X. The value of X is how much? तो इस वाली वायर की वजह से ऊपर की तरफ फील्ड आ रहा है और इस वाली वायर की वजह से नीचे की तरफ फील्ड आ रहा है। तो हम अगेन जब भी करेंगे तो B1 और B2, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो B1 माइनस B2 हो जाएगी, और B1 जो है वो है म्यू नॉट इंटू 4 म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻² सेंटीमीटर है। माइनस B2 की अगर अपन लोग बात करेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट 5/2 पाई इंटू जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, 4 और 6 10, 10 × 10⁻² आ जाएगा। अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो म्यू नॉट बाई 2 पाई को कॉमन ले लूंगा, 4 4 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 100 माइनस 50 आ जाएगा यहाँ पे। और अगर मैं म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू देखता हूँ तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 2 × 10⁻7 इंटू 50 अगर मैं करूँगा तो 10⁻5 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू तो यहाँ से 1 आ गई। ठीक सही है ना, करंट भी ठीक डाला है, डिस्टेंस भी ठीक डाला है, डिस्टेंस सेंटीमीटर में, हाँ ठीक है। आई थिंक लार्जली तो क्लोजर आई है, तो 9th वाला क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 आ गया। आगे चलते हैं, 10th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। Consider a moving coil galvanometer. Torsional constant in the moving coil has the dimension of mLT2 - 1। अब यार देखो, टॉर्जनल कांस्टेंट c होता है तो टाउ इज इक्वल टू c थीटा होता है, और ये टाउ की डायमेंशन ही होती है, तो ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, करेक्ट आंसर चूज करना है हमें। तो अब बी या डी देख लेंगे तो वहां से हो जाएगा, बी भी देख लेते हैं। इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरी इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी, मे बी, क्योंकि बेसिकली देखो करंट सेंसिटिविटी जो है ये NIA/BA के बराबर होता है, तो करंट इज इक्वल टू जो है C/NAB थीटा, ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर सम पर्टिकुलर थीटा करंट ज़्यादा आप मेजर करोगे तो ज़्यादा थीटा होना चाहिए ना, करंट कम होना चाहिए, तो करंट सेंसिटिव NA/C हो जाएगा। तो अगर आप इसे बढ़ा रहे हो तो वोल्टेज जो होता है करंट इंटू आर होता है, तो इंटू आर, तो एरिया से तो कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ टर्न से भी कोई मतलब नहीं है, मे बी नंबर ऑफ टर्न से मतलब हो सकता है, आर रेजिस्टेंस जो है वो उसमें हो सकता है, तो मतलब इसमें कुछ डाउट है मुझे, दैट इज ओके। इफ इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स एंड टू इट्स डबल 2n करना चाहूँ मैं अगर इस n को, देन द वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल्स। ये तो किसी में भी नहीं है, मतलब वोल्टेज सेंसिटिव डबल नहीं होती है एक्चुअली में, ऐसा लग रहा है कि वोल्टेज सेंसिटिव डबल हो जाएगी, बट वो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, तो इसलिए ऐसी कुछ कहानी है, तो ये तो गलत है ही। और उसके अलावा हमसे बोल रहे हैं
MCG can be converted by introducing a shunt resistance large value in parallel with galvanometer. नहीं, पैरेलल में तो वो निकाल लाई जाती है, तो ये भी गलत हो गया, तो डी भी गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, तो डी गलत हो गया, तो ये तो गलत हो गया। ओके, अब बी वाला मतलब इसके अंदर ठीक है, लार्जली ये समझ आ रहा है अपने, क्योंकि वो रेजिस्टेंस कैंसिल होगी, वैसे कुछ फंडा होगा कि रेजिस्टेंस भी अगर 2 टर्म बनाओगे तो डबल हो जाएगी रेजिस्टेंस भी, क्योंकि रेंज डबल हो जाएगी। करंट सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी डिपेंड्स इनवर्सली अपॉन द टर्न्स ऑफ द कॉइल। अच्छा, अब ए बी और ए बी, सो करंट सेंसिटिविटी एक बार देख लेते हैं। करंट सेंसिटिविटी फैक्टर जो होता है, मैं बहुत बार रेसिप्रोकल इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। बेसिकली थीटा जो है वो एन ए बी बाई सी है, तो मैं चाहता हूँ 1 एम्पियर पे ज़्यादा एंगल घूमे तो ज़्यादा करंट के लिए सेंसिटिव होगा वो, तो एन से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, तो इसका जवाब ए बी होगा। फाइन, ग्रेट। एक आध पार्ट निकालने की शायद जरूरत नहीं थी, बट फिर भी चलो, वो तो क्या फ्लो में निकल गया अपने से। A tightly wound long solenoid carries a current of 1.5 ampere. An electron is executing uniform circular motion inside the solenoid with this time period. The number of turns per meter in the solenoid is, यार इलेक्ट्रॉन जो है एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2πm/qb, राइट। अब इलेक्ट्रॉन के लिए अपन को m और q की वैल्यू पता है, ये टाइम भी पता है हमें, तो b जो होता है वो हो जाएगा 2πm/qt, और b ही म्यू नॉट ni है, तो इन्होंने अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पूछा है तो 2πm/qt इंटू म्यू नॉट इंटू आई, ऐसे कुछ लिख लेते हैं। अब देखिए n की वैल्यू कितनी आ गई, 2π, m की वैल्यू 9 इंटू 10⁻31 है, q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 होती है, t की वैल्यू कितनी रखी है 75 नैनो सेकेंड, 75 इंटू 10⁻9, और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻7, ठीक है, और आई की वैल्यू कितनी है 1.5। देखो अगेन थोड़ा मेहनत लगेगी कैलकुलेशन में, बट फिगर आउट हो जाएगी, कितनी बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। पहले तो अपन 10⁻⁴ वाले फैक्टर्स को फिगर आउट कर लेते हैं, मतलब ऐसा कुछ, वो तो कैंसिल से ही लग रहा है क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। 10⁻⁹, 10⁻⁹, 10⁻20 है, 10⁻³ बचा, और 10⁻⁴ बचेगा नीचे अभी यहाँ पे। ओके, तो 2π, अब ये अगेन 2π जो है और 9 है 1.6, ये जो है 6 हो जाएगा, 1.5 से डिवाइड करोगे तो, बहुत अच्छी बात है। एंड 4π, और ये जो है 2 बचेगा इधर, 75 इंटू 2 150 हो गया, ठीक है। 150 को इससे कैंसिल करना चाहोगे 6 से, तो 600/4, तो 25 आ जाएगा यहाँ पे इफेक्टिवली, हाँ 25 आ जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी तो है, देखो कोई मैं डाउट नहीं होगा। 160, 1.40 हो जाएगा, ये 40 हो गया, ठीक है 40 हो जाएगा ये टोटल। ओके, तो अब मेरा 10⁴/40 टाइप्स कुछ वाली फीलिंग है, विच इज 250, मतलब 1000/4 ना, 250 की वैल्यू आनी चाहिए, तो ये 250 टर्न्स पर यूनिट लेंथ को जवाब आ रहा है मेरा। इस कैलकुलेशन को दोबारा करने का तो मेरा अभी कोई मोटिवेशन नहीं है अभी, ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे, क्योंकि हमें इस तरीके से करना है। N equally spaced charges each of value q are placed on a circle of radius r, बहुत अच्छी बात है। Circle rotates with an angular velocity omega as shown in the figure. The bigger Amperian loop B encloses the whole circle, whereas a smaller Amperian loop encloses a small segment of this, ठीक है। Difference between the enclosed current IA and IB is how much? तो IA और IB की अगर मैं बात करूंगा तो यार इसमें कुछ चार्ज इधर जा रहा है, इसमें इधर भी जा रहा है, तो इफेक्टिवली तो मैं बोलूंगा कोई करंट है नहीं, तो IB जो है वो तो जीरो मान लूंगा इफेक्टिवली, ऐसा मुझे लग रहा है, मतलब और तो कोई ऑप्शन नजर आ नहीं ना, बड़ी अजीब सी बात है। पार्टिकल घूमता है सर्कल में तो हमें पता है कि किस तरीके से लेते हैं। और IA की बात करूंगा तो IA में करंट जो है वो Q ω/2π, इस तरीके से हम देखते थे। चार्ज तो Q है, एंड बेसिकली वो एक चार्ज है ना,
और दूसरे के n टाइम्स हो जाना चाहिए, ये n से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो n क्यू ओमेगा बाई 2 पाई ये करंट आई होना चाहिए। तो ठीक है, ये वाला मार्क कर देंगे अपन लोग। क्यू ओमेगा बाई 2 पाई वैसे भी नहीं है तो एनीवेज ठीक है, वो n से मल्टीप्लाई करने वाले में अगर कन्फ्यूजन भी है तो सॉल्व हो गया। आगे चलता हूँ मैं। तो हमें कहा जा रहा है कि कंसिडर लॉन्ग थिन कंडक्टिंग वायर कैरिंग ए यूनिफॉर्म करंट आई। एक लॉन्ग थिन कंडक्टिंग वायर है जिसमें एक यूनिफॉर्म करंट आई है। A particle of mass m charge q is released at a distance a from the wire with a speed v naught along the direction of the current in the wire. ऐसे कुछ v naught velocity से a distance पे पार्टिकल को हमने छोड़ा है। The particle gets attracted to the wire because of the magnetic force. The particle turns round when it is a distance x from the wire. Particle turns round when it is a distance x from the wire. The value of x is x. The particle turns round. पार्टिकल तो बेसिकली पार्टिकल ऐसे कुछ मूव करेगा, जैसे जैसे अब ये वायर के पास आएगा, एक पॉइंट पे इधर की तरफ वेलोसिटी हो जाएगी, फोर्स इधर आ जाएगी, ऐसे कुछ चला जाएगा। तो बेसिकली जब एक्स डिस्टेंस दूरी पे है तो पार्टिकल जो है दूसरी तरफ मूव करने लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन का मतलब तो ये है। तो बहुत बार इस क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन हम सोचते भी थे पहले कि या फिर मतलब ऐसा क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि भाई पार्टिकल जो है कितने डिस्टेंस पे आएगा वापस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना है वायर से। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। देखो, इस प्रॉब्लम को अगर ये मेरे सामने जेईई मेन के पेपर में आती है तो मैं इस प्रॉब्लम को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि दिस इज अ क्रेजी प्रॉब्लम। तो आई विल लीव इट फॉर नाउ, आई विल कम बैक टू इट लेटर ऑन, क्योंकि मुझे पता है इसकी कैलकुलेशन लंबी चौड़ी होती थी। तो वी विल कम बैक टू इट लेटर ऑन, सो दैट्स वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। स्टिल मेरे को कुछ कुछ ट्रिक्स पता है, बट स्टिल आई थिंक इट्स अ लॉन्ग, शुड बी अ लॉन्ग, तो आई विल कम बैक टू इट लेटर ऑन। ठीक है, पहले हम अप्रैल वाले खत्म कर लेते हैं, फिर वही तो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी थी एग्जाम के अंदर। तो अब जैसे अभी हमारे पास फोर्थ प्रॉब्लम, हम क्वेश्चन नंबर 1 है, अप्रैल के 10 क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम लोग। तो उसमें है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पीयर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.15 टेस्ला। द मैग्नेटिक फोर्स, तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो तो बी आई एल है, सिंपल सी बात है। करंट बी बी इज 0.15 एंड आई इज 8, लेंथ इज 4 इंटू 10⁻⁻2 मिली न्यूटन में फोर्स निकालनी है। तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1.5 इंटू 4 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 48, तो 48 मिली न्यूटन आपकी फोर्स आ जाएगी। एज सिंपल एज इट कैन बी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। लेट B1 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r कैरिंग करंट I। लेट B2 बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। B1 जो है सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल रेडियस r, तो B1 की जो वैल्यू है म्यू नॉट I/2r है, और एक्सियल डिस्टेंस पे जो डिस्टेंस है और x इज इक्वल टू 3r/4 पे, तो म्यू नॉट I r² अपॉन 2 टाइम्स r² प्लस x², 5 r/4 का रेज़्ड टू 3/2, तो 125 r² / 64, ऐसे कुछ r³ / 64 ऐसे कुछ आ जाएगा मेरे पास। तो r हो गया, और फिर इनका रेशियो B2:B1 अगर अपने को निकालना है तो वो 64/125 आ जाएगा। ऑप्शन में भी इतना अजीब सा ऑप्शन तभी होगा जब सही आंसर है। आगे चलते हैं। अ लूप ABCDA कैरिंग करंट I इज इक्वल टू 12 एम्पियर is placed in a plane consisting of two semicircular segment of radius this. R1 is equal to 6 pi and 4 pi R2. Magnitude resultant magnitude the center is how much? तो यार मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो एक की वजह से अंदर की तरफ, एक की वजह से बाहर की तरफ है, अंदर वाले का ज़्यादा होगा, तो म्यू नॉट I/2r, और 1/2 भी हो जाएगा क्योंकि सेमी सर्कुलर ही, और स्ट्रेट वायर्स की वजह से 0 हो जाएगा क्योंकि वो उसे पास कर रहे हैं, इंटू हाफ म्यू नॉट I/2r2 और 2r1 ऐसे कुछ आ जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 I अपॉन 1/r2 माइनस 1/r1, और म्यू नॉट की वैल्यू जो है वो दे रखी है हमें 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई की वैल्यू दे रखी है 12 थी ना, शायद 12 एम्पियर, और 4 तो हमारे पास है ही, 1/r2 माइनस 1/r1, r1 और r2 जो है 4 पाई और 6 पाई है, 4 पाई माइनस 6 पाई करूँगा तो पाई तो बाहर आ जाएगा, और 2 भी बाहर लिख सकता हूँ, तो 1/2 माइनस 1/3 विच इज़ 1/6। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा जवाब।
तो ये तो कैंसिल ही हो गया 12 पाई 4 पाई भी कैंसिल, 10⁻⁻7 आ गया। तो के की वैल्यू 1 आ गई। सही में 1 आ गई क्या? सब कुछ ही कैंसिल हो गया। ओके, 1/4 - 1/6। ठीक है यार, 2/24 1/12। ठीक है, दैट इज ग्रेट। तो ये हमारे को समझ आ जाना चाहिए। चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग गाइस। चौथे प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज, एक को हमने असर्शन बोला, एक को रीजन बोला। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंटर्स नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल मोमेंटम। ओके, आयन, ओके, in the path of O2 ion all it is curvature than H plus। ये तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोटॉन विद सेम लीनियर मोमेंटम एज एन इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म अ पाथ ऑफ smaller radius of curvature on entering a uniform magnetic field perpendicularly। ओके, तो अगेन मैं बेसिकली प्रोटॉन नहीं तो रिलेटेड तो नहीं, क्या एक्चुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो mv/qb आपका रेडियस होता है। ऑक्सीजन आयन को और हाइड्रोजन आयन कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 टाइम्स हो जाएगा, 16m, 16 म्यू इनटू इट हैज द सेम मोमेंटम। ओके, विद इक्वल मोमेंटम, तो मोमेंटम सेम है, तो ये p/qb है। एसेंशियली q का रेशियो होना है ना। ठीक है, जिसका q ज्यादा उसका रेडियस कम, तो ऑक्सीजन का q ज्यादा तो ऑक्सीजन का रेडियस कम। ठीक है, तो बस टेक्निकल सी बात है, तो ये तो बात ठीक लग रही है। प्रोटॉन विथ सेम लीनियर मोमेंटम एज एन इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म, लीनियर मोमेंटम p/qb वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। पाथ ऑफ स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं, क्यू और बी सेम है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के, तो ये भी गलत है, ये गलत है, तो ए ठीक है, आर गलत है। ठीक है, तो 1 वाला ऑप्शन आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। पार्टिकल ऑफ चार्ज 1.6 माइक्रोकूलम एंड मास 16 माइक्रोग्राम is present in strong magnetic field, इतना टेस्ला। the particle is in perfect field perpendicular to magnetic field, time required for particle to return to original location for the first time is, अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे आएगा 2πm/qb बाई याद आएगा। 2πm जो है 16 माइक्रोग्राम है, q जो है 1.6 माइक्रोकूलम है, मैग्नेटिक फील्ड जो है 6.28 टेस्ला है, ये 6.28 इससे कैंसिल हो गया, ये जो है ये 10 आ गया, तो ये 10 सेकेंड इसका जवाब आ गया। ठीक है, तो अब यार ओके, मूविंग ऑन। A particle of charge q, mass m, kinetic energy E enters a magnetic field perpendicular to its velocity and undergoes a circular arc, which of the following conditions are with E। हाफ mv स्क्वायर जो है वो E है, mv की जो वैल्यू है वो 2me का रूट हो जाएगी। तो अगर हम लोग रेडियस की बात करें तो वो हो जाएगा p विच इज अंडर द रूट 2me/qb। ठीक है, और सब तो सेम ही है, तो बेसिकली r जो है वो E से प्रोपोर्शनल है, तो ये पैराबोला आएगा ओपनिंग राइट की तरफ। तो ये वाली कहानी y² = 4x वाली फीलिंग है। सातवें प्रश्न पे अगर हम लोग चलें तो इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू मूविंग कॉइल्स M1 एंड M2 हैव फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओके, assuming that the torsional constant of springs are same for the which of the ratio voltage sensitivity of M1 and M2, V is equal to IR and torque is equal to NIAB which is equal to C theta। तो I की वैल्यू जो है C/NAB इंटू R थीटा, ऐसे कुछ आ गया वोल्टेज का टर्म। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी की जब बात करेंगे तो वो NAB/CR हो जाएगा। तो अगर M1 कॉइल की वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो N 15 है, ए रेशियो निकालना है तो ए की आगे वाली वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, 3.6 है ना, और बी जो है वो 0.25 है, और NAB/CR, सी तो सी है ही, और आर की जो वैल्यू होगी वो 5 है। M2 की बात करें अगर हम लोग, M2 की अगर मैं बात करता हूँ तो वो उसमें आ जाएगा 21
एरिया जो है 1.8 है, आधा है, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 है, अपॉन सी इंटू 7 है। इन दोनों को जब रेशियो लेंगे अपन लोग, ये 3 हो गया और ये भी 3 ही है, तो ये 0.25 में 2 है ना, और ये जो है 1.8 था ना, हाँ ये 2 ऊपर है, 3 3 2 2, सब कैंसिल, 1:1 आ जाएगा हमारे पास सिंपली। तो ये प्रश्न सॉल्व हो गया हमारा। 8वें प्रश्न पे आता हूँ अगर मैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क 80√3 न्यूटन मीटर व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक डाइपोल में 60 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड। तो पीई साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 80√3 है। तो पीई की जो वैल्यू है साइन थीटा √3/2 है, तो वो 160 है। आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है माइनस पी डॉट ई विद माइनस पी कॉस थीटा, तो वो हो जाएगी -80, क्योंकि कॉस 60 डिग्री 1/2 है, -80 जूल हमारे पास यहाँ पे जवाब आ जाएगा 8वें प्रश्न का। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो 9वां प्रश्न है हमारे सामने, वो क्या है? फिगर शोज द करंट कैरिंग लूप ABCD ऑफ लेंथ एज लेंथ तो देखो अब यहाँ पे दोनों में ना करंट के जो मैग्नीट्यूड है वो अलग है। कैसे? अगर टोटल करंट आई जा रहा है ना, तो I1 के जो है वो 2 टाइम्स, क्योंकि वो दूसरे वाले रेजिस्टेंस से प्रोपोर्शनल होता है, तो 2I/3 हो जाएगा, और इसमें दूसरी वाली रेजिस्टेंस से प्रोपोर्शनल होता है, I/3 करंट आ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड जब आप सेंटर पे देखोगे, स्क्वायर लूप की वजह से आपको पता है कि एक पार्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो जो नीचे ऊपर वाला उसके ज़्यादा होगा, तो B1 माइनस B2 टोटल करना पड़ेगा। और B1 की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ तो वो जाएगा μ0I1 अपॉन में, एक पार्ट की वजह से μ0I1 अपॉन 2 पाई R जो जाएगा वो A/2 हो जाएगा, इनटू में एज लेंथ है ये ना, ठीक है, इनटू में 2 टाइम्स cos 45/145 1/√2, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास B1। और ये ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि 2 पार्ट है। B2 की जब अपन बात करेंगे तो वो 2μ0I2, तो मतलब अगर नहीं देखोगे तो ऑलमोस्ट लार्जली सेम सा ही एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये √2 हो गया, तो √2μ0I1/पाई, ये वैल्यू आ गई B1 की। B2 की वैल्यू जब निकालूंगा तो बस उसमें I2 हो जाएगा ना, तो जो इफेक्टिवली हमारा B1 माइनस B2 की जो वैल्यू है, जो डिफरेंस, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा इतना होगा। तो डिफरेंस जब मैं देखूंगा तो 2μ0/पाई इंटू I1 - I2 ऐसे कुछ आ जाएगा, विच विल बी I/3। तो 2μ0 अपॉन पाई, अच्छा नीचे एक ए भी है, पाई ए, I1 - I2 की बात करेंगे तो I/3 आ जाएगा, तो 2/3 ऑफ μ0 I/पाई है। तो ये हमारे पास ऑप्शन भी आ रहा है और ये है भी, तो हमारा आ भी रहा है, तो ये मार्क्स कर लिया हमने। 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ B1 एंड B2 both normal to the plane of the paper exist in this region 1 and region 2 is at an instant moves into the region at charge particular mass m and charge q at the interface of the instant moves into the region 2 with velocity v and returns to the interface, ऐसे मान लेते हैं। it continues to move into region v, finally reaches the interface, ऐसे कुछ। what is the displacement of the particle during this motion? तो यार देखो यहाँ से जब इधर तक गया तो 2r2 डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर 2r1 किया, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो जाएगा 2 टाइम्स R1 माइनस R2, एंड वो हो जाएगा बेसिकली mv/qb1 माइनस mv/qb2, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो mv/qb1 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो इंटू 1 माइनस b1/b2 इस तरीके से आ जाएगा, इंटू 2, तो ये आ रहा है हमारे पास mv/qb1 इंटू 2, 1 माइनस b1, इसमें b2/b1 है तो इसलिए गलत हो गया वाला ऑप्शन। तो लार्जली हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो 23 क्वेश्चंस में से एक मिनट और बढ़ा देते हैं, तो ऑलमोस्ट 33 मिनट अपने को लगे 23 में से 22 क्वेश्चन करने के लिए। वो एक क्वेश्चन अगर हम करना चाहेंगे तो हमें आई थिंक 2-3 मिनट और फालतू लगेगा। अगर मैं, इवन इफ यू वांट मी टू डू, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट
मतलब उसमें टाइम वेस्ट ही होगा, मैं टाइम वेस्ट उसमें करना नहीं चाहता। बेसिकली इसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि मान लेते हैं कि ये हाइट कुछ वाई है एक सेकंड के लिए, या फिर एक्स पूछा है ना इसलिए मैं वाई बोल देता हूँ, ऐसे एक सेकंड के लिए वाई है ये लेंथ। तो वाई डिस्टेंस पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कुछ वी नॉट ही होगी, और वी एक्स कुछ ऐसे है, और वी वाई कुछ ऐसे, अच्छा नहीं इसे एक्स ही मानता हूँ, वी एक्स वी वाई। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एम जो फोर्स लगेगा इसमें कुछ इधर की तरफ लगेगा, और उसका वी एक्स वाला एम क्यू वी एक्स बी, ये वाला डिस्टेंस जो है वो एक्स वाला है ना, हाँ, तो क्यू वी एक्स इंटू बी जो है दैट इज इक्वल टू एम ए वाई, विच इज डी बाई डी टी ऑफ वी वाई, या वी वाई डी वी वाई बाई डी वाई। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। तो क्यू वी एक्स बाई बी जो है, और बी की वैल्यू जो जाएगी म्यू नॉट आई बाई टू पाई एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग जब इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करें, सिमिलरली क्यू वी वाई इंटू म्यू नॉट आई बाई टू पाई एक्स की जो वैल्यू जाएगी एम वी एक्स डी वी एक्स बाई डी वी डी एक्स, ऐसे कुछ आ जाएगी। और इसमें भी अगेन इसमें वी वाई की वैल्यू को मैं डाल देता हूँ, क्योंकि वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जो बेसिक जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि वी वाई की वैल्यू को मैं डाल देता हूँ वी नॉट स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा तो देखो, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स इंटू क्यू, ये तो कांस्टेंट आ गया, मतलब ये डी एक्स बाई एक्स हो गया क्यू बाई एम इज इक्वल टू वी एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर डी वी एक्स। ऐसे कुछ मेरे पास सिचुएशन बनी। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर लेता हूँ कि फाइनली इनिशियली ये ए था और फाइनली एक्स हो रहा है, और ये वाली जो वैल्यू है वो माइनस होगा ये ऑब्वियसली। देन ये वाली जो वैल्यू है इनिशियली कुछ वी नॉट थी और फाइनली ज़ीरो है। तो अब जब मैं इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा तो मतलब नहीं, एक सेकंड, इसमें क्या करना, मैंने क्या किया, गलती करी कुछ क्या, ये ऐसे घूम के इधर आ गया ना, तो जब इधर आ जाएगा तो वी एक्स जो है वो पहले भी ज़ीरो था और फाइनली भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो तो ज़ीरो से ज़ीरो तो अजीब सी बात लग रही है। हम्म, ज़ीरो ज़ीरो तो बस अजीब सी कहानी लग रही है इसमें, तो दोबारा देखना पड़ेगा क्या पंगा हो सकता है। एम वी एक्स डी वी एक्स डी टी attracted towards the wire, the magnetic particle turns round when it is at a distance x from the wire। जब भी x डिस्टेंस दूरी पे है तो पार्टिकल राउंड टर्न कर जाता है। पार्टिकल राउंड टर्न कर जाता है, राउंड टर्न करने का मतलब क्या है, ये बात ही तो समझ नहीं आ रही अपने को। राउंड टर्न करने का मतलब क्या है? राउंड टर्न करने का मतलब ये तो हमने ये इमेजिन किया, अगर मैं इसे इमेजिन करूँ यहाँ तक वाला वेलोसिटी तो वो ये नॉट हो जाएगी वेलोसिटी। लेकिन डाल के देखते हैं वी नॉट से वी एक्स तक, फिर देखते हैं फिर क्या आ रहा है। मतलब अगर मैं ऐसे कर लूँगा, मतलब इतनी मेहनत करी है तो कुछ तो निकालेंगे। ठीक है, तो इसको अगर मैं टी स्क्वायर मान लूँ तो माइनस डी टी अपॉन टी, तो माइनस डी टी हो जाएगा, विच इज़ अगेन उसका इंटीग्रेशन माइनस टी आ जाएगा, तो माइनस ऑफ दिस हो जाएगा। तो बेसिकली वी नॉट इधर आ जाएगा इफेक्टिवली अगर आप देखोगे तो, और इधर कुछ ज़ीरो डाल दूंगा उसमें तो ज़ीरो ही आएगा। वी एक्स की वैल्यू को पहले ज़ीरो डालूंगा फिर वी नॉट डालूंगा, तो वहाँ से वी नॉट को जानने की उम्मीद है। और ये क्यू म्यू नॉट आई बाई, ऑप्शन में यही है ना, म्यू नॉट क्यू म्यू नॉट आई बाई एम वी, क्यू म्यू नॉट आई बाई टू पाई एम है ना, टू पाई एम है, अच्छा, टू पाई 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 पाई
आई, ओके, अपॉन 2 पाई m इंटू ए माइनस या एक्स माइनस ए या ए माइनस एक्स, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू जो है, इलेक्ट्रॉन है ना, नहीं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो एक्स की वैल्यू जो है यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू वुड बी ए इंटू 2m पाई m v0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, 2 पाई m v0 अपॉन क्यू म्यू नॉट आई इंटू 1 माइनस दिस इंटू ए, ये आपका एक्स हो जाएगा। 2 पाई m v0 अपॉन क्यू म्यू नॉट आई, इस तरीके से अपने पास इसमें अभी तो जवाब आ रहा है जो हमें लग रहा है गलत ही है, ठीक है। तो बट इसका ऑप्शन अगर क्यू म्यू नॉट आई के हिसाब से देखता हूँ तो m v0/2 आ रहा है कुछ कुछ। तो आई थिंक ये मैं अगर तुक्का मारना है तो इतनी मेहनत करी तो 2 पे तुक्का मार लूँगा ऐसे ही। उधर 2 है, उधर 2 नहीं है, कुछ आई डोंट नो दैट इज द सिनेरियो, बट दिस इज द तुक्का फॉर श्योर। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट गाइस। मतलब देखो वही मैं समझा रहा था ना कि मैंने व्हाई डिड आई नॉट डू दिस क्वेश्चन इनिशियली, व्हाई विल आई डू इट एट द एंड, बिकॉज 3-4 मिनट ही क्वेश्चन मेरे खा गया फालतू में, और 4-5 मिनट, और अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ इसका जो जवाब आया है वो ठीक है गलत है। तो दैट इज द रीजन आई स्किप्ड इट इन द स्टार्टिंग। तो यही आपको एक चीज़ तो करनी पड़ती है ना कि कुछ अजीब सा क्वेश्चन अगर आ जाए तो ऐसे करना पड़ता है। लेट अस क्विकली चेक आउट कि हमारे कितने आंसर्स ठीक आए हैं। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ डाला हुआ है टीम ने। तो ये 8 पाई, ये ठीक है, 1 का 8, 2 का 8 भी ठीक है, 3 में 4 ये भी ठीक है, 5 में हमारा क्या आया था, 3 पाई/2 + 1 4 वाला, हाँ ठीक है ये भी। इसमें 5th वाले में a/2 2 आया था, 3 ठीक है ये भी ठीक है, 5 ठीक हो गए। छठे वाले में h/पाई भी आ गया था, ठीक है ये भी। 7वें वाले में 2 आया था, मुझे लग रहा है x आया था अपना शायद ना, हाँ, 2 × 10⁻⁴। ये इसमें कुछ गलती करी है हमने 7वें वाले में ना, 7वें वाले में क्या आया था अपना, 2 ही आया था, चलो बढ़िया बात है, ठीक है फिर तो। 7th भी ठीक है। 8th वाले में 3 है, हाँ ठीक है ठीक है, वाला दूसरा था ना वो दूसरा। 9th वाले में -1 × 10⁻⁻5, 1 ही आया था क्या? 9th वाले में अगर हम लोग देखते हैं तो 9वें क्वेश्चन में हमारा जवाब आया था 1, ठीक है, 9th भी ठीक है हमारा। तो अभी तक तो सभी ठीक है। 10वें वाले का जवाब था हमारा ए बी था ना खाली, 4 ठीक है ये भी। 11वें वाले का जवाब 250, ये भी ठीक है। 12वें वाले का जवाब वही हमारा सिंपल सा n³ ये तो बिल्कुल ये भी ठीक है। और 13वें वाले का जो जवाब है 1 ऑप्शन आ रहा है, ओके 1 आ रहा है। अच्छा, 1/x को तो इंटीग्रेट किया ही नहीं, ln वाली चीज़ तो हमने करी नहीं, बहुत दिख जाती तो फिर तो मैं 1 पक्का सी मार्क करता मतलब, अरे यार। बट ठीक है चलो, ये हमारा गलत हो गया, तो दैट इज ओके, -1 मार्क्स आ गए। इस वाले में अगर हम देखते हैं तो 48 ठीक है, और 2 वाले का तो इसी की होना चाहिए, 64/125। 3 वाले में जो हमारा जवाब था वो 1 आ रहा था, ठीक है ये भी। 4 वाले में हमारा जवाब था असर्शन टू रीजन इज फॉल्स, ये भी ठीक है, 4 भी ठीक है। 5 वाले में 10 सेकंड हमारा, ये भी ठीक है, हाँ हाँ हाँ, 0.01 सेकंड है क्या हमारा, 10 सेकंड ही आया था, हमने कुछ गलती करी थी क्या, कुछ कुछ ऑप्शंस में कुछ पंगा हो रहा है। हमने क्या निकाला था 4 वाले में हमारा, 5 वाले में 10 आंसर आया था, तो मैंने गलती करी, एनटीए वालों ने भी वही गलती करी है। MV/Q भी, मेरा तो 10 ही आया था, चलो ठीक है अभी तो के लिए ठीक है। उसके बाद अपन अगर हम देखते हैं 6 वाले में क्या आया था, R² E वाला थी। 7th में 1:1 ठीक है। 8th में -80 जूल भी ठीक है। 9th में √2 μ0 Ni/Q 3 π A √2 आया था हमारा, नहीं आया था हमारा, √2 शायद नहीं आया था ना इसमें, मिस गलती कर दी हमने फिर इसमें भी, इसमें गलती करी है मुझे लग रहा है, हाँ। हमने कॉस वर्ड में लिखा तो था, शायद मिस कर दिया हमने आखिर में। 1/√2 से 2 को कैंसिल करके √2 आया था ना हमारा, ये जो √2 बचा था ये हमने मिस कर दिया, ओहो।
तो शायद ये पंगा रहा, तो चलो कोई नहीं, मतलब अगेन सो दैट इज फाइन, तो ये तो गलत ही है। तो एक और गलत हो गया अपना, हो जाता है। तो